नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। दो चीजें हैं डिस्कस करने के लिए आज पथिक भाई के साथ। सबसे पहला कि पहली फरवरी से बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स ने वैसे भी बोला हुआ है कि साहब हम आउट ऑफ ऑपरेशन जाने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास ना पावर है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारा डेट बहुत ज्यादा है और ना हमारे पास ऑर्डर्स है। उसके ऊपर से जो इंडिया ईयू का ट्रेड डील हुआ है, दैट थ्रेटन्स टू टेक अवे जो भी $30 बिलियन की इनकी एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, वो पूरी तरह से गायब होने के उसके चांसेस हैं। और उसके ऊपर पीयूष गोयल साहब ने भी बोला, बाय द वे, जिसके ऊपर काफी रिडिक्यूलिंग करी गई कि क्या ऐसे तुम प्लान बनाते रहते हो, कुछ हुआ नहीं है, वो एंड ऑल दैट। एंड दैट रिडिक्यूलिंग वाज स्टार्टेड बाय somebody who is very very extremely privileged and likes to comment on everything। तो वहां से वो शुरू हुआ। बट द रियलिटी इज अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि बांग्लादेश में ना कैपेसिटी है बनाने की, ना उनके पास रॉ मटेरियल है, ना ट्रांसशिपमेंट है। सो ऑब्वियसली पीपल विल नॉट बी प्लेसिंग ऑर्डर्स विद देम लुकिंग एट लॉजिस्टिक्स। तो एक पूरा क्रैश तो है ही है। आर वी टेकिंग एडवांटेज? लेट्स टॉक। बताइए भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। नहीं, देखिए, एडवांटेज लेने की बात नहीं है। बात यह है कि एक तो है वो खुद का ही नुकसान करने में तुले हुए है बांग्लादेश। दैट्स वन। सेकेंडली, लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि 1971 जो जंग है उसमें जितना ही इंडिया का कंट्रीब्यूशन था, जिसको आजकल बांग्लादेश में बहुत लोग डिनाई करता है अनफॉर्चुनेटली, उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का था पोस्ट द वॉर, जब 80% से ज्यादा उनके पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थे। उस टाइम इंडिया ने जो हेल्प किया उनको टू डेवलप द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1974-75 उस टाइम इंडिया ने जितना पैसा दिया था, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट वन डिकेड was around $220 million दैट टाइम, जिसका आज का वैल्यूएशन अराउंड 1.6 to 1.8 बिलियन डॉलर होगा। सेकेंडली, जो होता है कि आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री ना एक इकोसिस्टम के ऊपर चलता है। देयर इज अ स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन जिसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। दूसरी चीज है कि इंडिया के साथ जो बांग्लादेश का ट्रेडिशनल रिलेशनशिप था, जो अभी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। 1971 के बाद से जो पिवोट था, जो उसका पिलर था, देयर वर थ्री पिलर्स: इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड सिविलाइजेशनल कनेक्ट। अब वो खत्म है सब। Now, what is important is that जो इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन था, जो सप्लाई चेन में इनको बेनिफिट मिलता था, दैट प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल फॉर देम टू कम अप विद देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इनफैक्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड, उनके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज बेसिकली ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। उनके टेक्सटाइल मिल्स बहुत कम है, मतलब यार्न वो स्पिन नहीं करते, उनके स्पिनिंग यार्न्स नहीं है। So they depend a lot on the ready availability of yarn and quality yarn at cost effective rate from India। उनके रेडीमेड गारमेंट मतलब कटिंग वटिंग का काम होता है, उसमें वो माहिर है। बट द यार्न इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इंडिया। एक तो 1 फरवरी से जो इशू है वो ये है कि वहां के जो लोकल्स है, लोकल कुछ उनके जो टेक्सटाइल मिल्स है, इन लोगों ने शुरू किया कि नहीं नहीं नहीं, जो इंडिया से यार्न आता है दैट इज फ्लडिंग आवर मार्केट, तो हम बेच नहीं पा रहे, तो उसको ऊपर ड्यूटी लगा दो। हम बेचेंगे, अपने जो रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री है उसको हम बेचेंगे। बाय द वे, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है, 80% उनके जो रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है, रेडीमेड गारमेंट्स। एंड दैट्स ग्लोबली उनका एक मार्केट है। अब मार्केट के पीछे कारण मैं बता देता हूँ। तो 1 फरवरी से जो हो रहा है ये, अब इसके पीछे इट्स प्रीटी क्लियर कि सरकार का ही एक हाथ है कि इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इंडिया के यार्न के ऊपर वो ड्यूटी लगाएगा, विच इज फाइन, दैट्स देयर चॉइस। प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? 1 फरवरी से वहां पे जो हड़ताल वड़ताल जो भी है, लॉकडाउन जो भी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो उनके रेडीमेड गारमेंट जो फैक्ट्रीज होते हैं वो उनके मालिक कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये जो यार्न इंडिया से आता है दैट इज हाई क्वालिटी, दैट इज लो कॉस्ट एंड दैट इज रेडिली अवेलेबल। अब उसको अगर आप बांग्लादेश के खुद के यार्न से रिप्लेस करोगे, दैट इज नॉट ऑफ द हाई क्वालिटी, दैट इज नॉट लो कॉस्ट एंड दैट इज नॉट ऑलवेज रेडिली अवेलेबल। उनका प्रॉब्लम है कि हमारे जो एक्सटर्नल क्लाइंट्स होते हैं, यूरोपियन अमेरिकन, दे प्रेफर गारमेंट्स मेड फ्रॉम इंडियन यार्न। तो इसको ये बोल रहा है कि अगर तुम ये ड्यूटी शुल्क लगा दोगे इंडिया के
यार्न के ऊपर, तो हमारी इंडस्ट्री वैसे ही बर्बाद हो जाएगा. दैट्स द रीजन फॉर द हड़ताल. द अदर रीजन कहा यह जाता है, देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट विच इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट जस्टिफाइड, कि इंडिया ने अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, हमने बांग्लादेश को हेल्प किया, विच द बांग्लादेशीज डोंट रियलाइज. ठीक है, हमने अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री उतना बढ़ाया नहीं जितना जस्ट टू इंश्योर कि बांग्लादेश के हो, फॉर वट एवर रीजन, स्ट्रेटेजिक रीजन हो सकता है. बट अब क्योंकि सारे रास्ते दरवाजे बंद हो रहा है, व्हाट हैज हैपेंड इज, एज मैंने पहले भी कहा था, ट्रांसशिपमेंट जो है एयर पोर्ट एंड सी पोर्ट के जो लॉजिस्टिक्स है वो इंडिया बंद कर दिया. कोई ट्रांसशिपमेंट नहीं होगा. मतलब वहां के जो रेडीमेड गारमेंट्स है वो इंटीग्रेटेड चेक पोर्ट से इंडिया आता था, इंडिया से दिल्ली आता था मोस्टली. दिल्ली से ट्रांसशिप वो शिपमेंट होता था बाय एयर टू यूरोप एंड अमेरिका, वो भी बंद हो गया. सेकेंड, यार्न वाला इशू आ गया. थर्ड, नाउ कम्स द यूरोपियन यूनियन के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इशू क्या है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो बेनिफिट मिलता था बांग्लादेश को, इसके वजह से उनके जो टेक्सटाइल था उसके ऊपर ड्यूटी लगता था 0%, जस्ट 0% ड्यूटी लगता था. वेराज हमारे जो रेडीमेड गारमेंट्स है उसके ऊपर मिनिमम 12% लगता था. सो देयर इज अ डिफरेंशियल ऑफ 12% ऑफ द प्राइस इटसेल्फ. बाकी क्वालिटी छोड़ दो, शुरू ही होता है 12% वेरिएंस से. नाउ एज पार्ट ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मोस्ट ऑफ इंडिया रेडीमेड गारमेंट्स अभी यूरोप में इट विल हैव 0% ड्यूटी. और सेकेंडली 2026 से ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो प्रिविलेज मिलता था बांग्लादेश को, वो खत्म होने वाला है. तो 0% और नहीं रहेगा, विच मीन्स नाउ इंडिया का जो रेडीमेड गारमेंट्स है दैट वुड हैव आर कॉस्ट एडवांटेज मच हायर कॉस्ट एडवांटेज. एट दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो बांग्लादेश के लिए सस्टेन करना, इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग. एंड माइंड यू, बांग्लादेश में मिलियंस ऑफ पीपल वर्क इन देयर रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री. इट्स अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर. और वहां पे अगर प्रॉब्लम आता है, दैट वुड हैव अ मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कोई भी इंडस्ट्री जब सस्टेन करता है ना, फ्लरिश करता है, वो एक इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ दैट इकोसिस्टम, पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज विद इन द कंट्री एंड पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज आउटसाइड द कंट्री. अब उस इकोसिस्टम को यूनुस सरकार ने बर्बाद कर दिया. एक तो वैसे ही कितने सारे फैक्ट्रीज के ऊपर आग वाग लगा दिया, दैट्स वन. इतने सारे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, बहुत सारे फैक्ट्रीज वैसे ही जल गया, बंद हो गया, लोग भाग गए, दैट्स वन. सेकेंड, कॉस्ट ऑफ पावर. तो पावर सेक्टर में जो है, इंडिया ने जितना पावर देता था, 2500 मेगावाट के करीब करीब पावर देता था थ्रू द इंडियन ग्रिड टू बांग्लादेश. एक तो वहां पे मैत्री एक पावर कंपनी बनाया गया था, विच वॉज आउट ऑफ इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप पावर कंपनी, उसका नाम था शायद. उसमें जितने सारे टेक्नीशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन थे वो धीरे धीरे वापस आ रहे. एनटीपीसी के 11 या 12 लोग वापस आ गए. उसका प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है. वन ऑफ द बिगेस्ट पावर प्लांट्स ऑफ बांग्लादेश जो 10% पावर सप्लाई करता था बांग्लादेश को, आई थिंक दिस मंथ या लास्ट मंथ दैट्स प्रोडक्शन हैज स्टॉप्ड. सो यू हैव अ पावर क्राइसिस, you have an input material crisis and you have a problem with your cost advantage जो पहले आपका था. इन चीजों के ऊपर यूनुस का कोई फोकस है नहीं. They don't have a focus on these things. So what is going to happen is that यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के वजह से जितना एडवांटेज इंडिया को होगा, उसका एक आप कह सकते हो कि कोलैटरल डैमेज जो है वो बांग्लादेश को हो सकता है. अब बांग्लादेश को सिर्फ डैमेज कॉस्ट की वजह से नहीं होगा, मतलब ड्यूटी वजह, सिर्फ ड्यूटी वजह नहीं है. अदर टू रीजंस, दिस नंबर वन, द यार्न फ्रॉम इंडिया, जिसके ऊपर हो सकता है कि ये शुल्क लगा दे बांग्लादेश सरकार. द थर्ड इज अ पावर कॉस्ट इज गोइंग टू बी प्रीटी हाई, वैसे भी हाई, एंड देयर आर अदर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन जिसके वजह से भी. सो ओवरऑल इफ यू सी, जो सिचुएशन ऑफ द इंडिया बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वैसे भी अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों में उनके जो बाइंग एजेंट्स होते हैं ना, वेस्टर्न जो बड़े बड़े
टेक्सटाइल जो ब्रांड्स होते हैं, उनके जो बाइंग एजेंट्स है, दे हैव शट देयर शॉप्स इन बांग्लादेश एंड लॉट ऑफ दैट हैव कम टू इंडिया, क्योंकि अल्टीमेटली यू रिक्वायर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी स्टेबिलिटी फॉर एनी इंडस्ट्री टू सर्वाइव। आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी नहीं है, आपके अगर लॉ एंड ऑर्डर इशू है, आपके अगर पुलिस ऐसा है कि वो डरता है कुछ करने से, बिकॉज नहीं तो मुझे ही जला दिया जाएगा, इन दैट काइंड ऑफ ए सिनेरियो आपके लिए कोई इंडस्ट्री चलाना पॉसिबल नहीं है। सो जब आप देखो कि बाइंग हाउसेज अपना ऑफिसेज बांग्लादेश में बंद करके इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, दैट मीन्स द इंडस्ट्री इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग। और उसके ऊपर इसको कहते हैं ना, मतलब आग में मतलब घाव में नमक छिड़कने वाली चीज है ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। साइमल्टेनियसली इनका जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वाला एडवांटेज 2026 से जाने वाला है, एंड थर्ड इज द यार्न के ऊपर पॉलिटिक्स, फोर्थ इज द कॉस्ट ऑफ पावर। इन सारे चीजों को मिला के जो 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 इंडस्ट्री एक मतलब बेंचमार्क था बांग्लादेश के लिए, और वो काफी सक्सेसफुल था, 30-40 बिलियन डॉलर का उनका एक्सपोर्ट था, दैट इंडस्ट्री इज कोलैप्सिंग नाउ, दैट इंडस्ट्री इज कोलैप्सिंग। और वो इट शोज कि हाउ फ्रेजाइल कोई इंडस्ट्री होता है आपके अगर इकोसिस्टम ठीक ठाक नहीं होता है, क्योंकि विद इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर, उसके पहले वो काफी अच्छा खासा था, इट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ सिंकिंग। सो दैट्स अ सिनेरियो एज ऑफ इट। इससे अगर वहां पे ठीक ठाक स्टेप्स ले इंप्रूव हो जाए तो मे बी दे कैन सैल्वेज सम, लेकिन कम से कम 15-20 या 30% का इम्पैक्ट तो इनके ऊपर पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कम होना या एक्सपोर्ट्स कम होना, इतना तो होना ही है। ऐसा नहीं है कि पूरा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा कल से कम 30-40% के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दे माइट हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन, और उसका इम्पैक्ट उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट उनके रेवेन्यू जनरेशन, टैक्स कलेक्शन, सब चीज के ऊपर पड़ेगा। इवेंचुअली जो होता है उनका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट इसका जरूर पड़ेगा। इफ दैट इज व्हाट यूनुस वांट्स और नॉट, दैट इज फॉर हिम टू डिसाइड, बट दिस इज द सिनेरियो। बैक टू अजय। नहीं, वो एक है। आई वांट टू आल्सो टॉक अबाउट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस सिचुएशन। दिस इज बोलते हैं ना, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। हाँ, ठीक है, ये पूरा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है भाई, हमने नहीं करा ये। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, हमने थोड़ी करा ये चीज, यू डन इट टू योरसेल्फ। ठीक है जी। तो अगर ये सोचते हैं भैया वो जी इंडिया इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस, नेगेटिव, दिस इज बीइंग डन टू योरसेल्फ, बाय योरसेल्फ, फ्रॉम योरसेल्फ, विद इन योरसेल्फ। अब इंटरेस्टिंग एक ये चीज है। दूसरा, व्हेन वी लुक एट बांग्लादेश इटसेल्फ, क्या हो रहा है वहां पर? दो एलाइज हैं जो बीएनपी एंड जमात, दे आर फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट्स। कल 200 बंदे इंजर कर दिए इन लोगों ने, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी फोर्सेस। 200 पीपल आर ग्रीवियसली इंजर्ड। ठीक है, सम ऑफ देम आर वेरी बैडली इंजर्ड। दिस इज एलाइज इन अ पूल एंड इन अ पोल, एंड ये वही एलाइज हैं जिसके साथ अमेरिका 2-3-4 दिन पहले बात करके गया था। सवाल यही है कि विल दे बी एबल टू सेल ऑल दिस टू अमेरिका, बिकॉज दैट्स देयर ओनली पार्टनर। अभी तो कोई और तो कोई बचा नहीं है आपके पास। मुझे लगता है कि अभी जो है ना, अमेरिका जो यूरोप के साथ जो इशू है, अभी अमेरिका थोड़ा इनको सपोर्ट करता रहेगा, दैट विल बी देयर। हालांकि अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करना चाहे, इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े जो उनके बाइंग हाउसेज या कंपनीज है लाइक वॉलमार्ट, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेना, वो तो लेते रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वॉलमार्ट या कोई भी ब्रांड हो ना, उनको बेचना पड़ता है। अगर आपके क्वालिटी ठीक ठाक नहीं हो, देन दे विल नॉट बी एबल टू सेल। सो उनके लिए क्वालिटी बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनमें जो बीएनपी और जमात की जो लड़ाई है, देखिए जब तक अवामी लीग वहां पे था तब तक बीएनपी एंड जमात वेर एलाइज एंड दे हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप। 2001 टू 2006 जो सरकार था, बीएनपी और जमात के अलायंस में ही था। बट अभी ये दो कॉम्पिटिटर्स है, दे आर कंटेंडर्स फॉर द पावर। तो जमात के लिए सबसे बड़ा कंटेंडर कॉम्पिटिटर आज अवामी लीग नहीं है, बीएनपी है, एंड वाइस वर्सा। सो इनवेरिएबली कहीं कहीं जगह पे फाइट्स तो इनएविटेबल है। तीसरी चीज है कि जमात को लगता है कि बीएनपी जो अवामी लीग का जो रेडीमेड वोट बैंक था, वो वोट बैंक मोस्ट प्रोबेबली इज टिल्टिंग टुवर्ड्स बीएनपी, एंड दैट इज व्हाई दे हैव अ बिग बिग क्लैश। ये एक बहुत बड़ा इशू है वहां पे कि अवामी लीग का जो रेडीमेड वोट है वो कहां जाएगा। ऐसा तो नहीं कि अगर 40%, 35-40% उनके वोट बैंक है, वो वोट नहीं देगा, उनमें से बहुत लोग वोट देंगे।
उनके लिए चॉइसेस, अगर इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन बीएनपी एंड जमात, तो मोस्ट ऑफ देम विल वोट फॉर बीएनपी। और तारिक रहमान ने जिस तरह से इस बार इमेज क्रिएट किया है कि एजिटेशनल पॉलिटिक्स से दूर होके ही वाज ट्राइंग टू पुट अप अ वेरी मॉडरेट काइंड ऑफ इमेज, मुझे लगता है दैट इज आल्सो फॉर अट्रैक्टिंग द अवामी वोटर्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये क्लैशेस इनएविटेबल है, ये क्लैशेस बढ़ेगा, और पोस्ट इलेक्शन के क्राइसिस में वायलेंस बढ़ने की चांसेस और भी है। उसका भी इंपैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर, खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर पड़ने वाला है। और जो भी इलेक्शन के आउटकम हो, इफ बीएनपी विंस, तो ये भी एक नैरेटिव तैयार किया जाएगा कि इंडिया ने जीत पाया है। ये उनका वो स्टैंडर्ड है। कुछ भी अभी तो वहां पे इस चीज के ऊपर चर्चा हुआ है कि किस तरह से एक दूसरा आईसीसी को साइड करके दूसरा एक बोर्ड बनाया जाए क्रिकेट का, अभी उसके ऊपर चर्चा होता उनका। अभी उनके ऊपर चर्चा यह है कि किस तरह से क्या इंडिया में कैंसिल हो सकता है आईसीसी वर्ल्ड कप। क्यों? क्योंकि किसी तरह अगर इंग्लैंड को पता चल जाए कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 2 निपा वायरस का केस हुआ है जो कि पूरा कंटेंट हो गया है, तब इंग्लैंड की टीम नहीं आएगा। ये पाकिस्तानी किसी स्पोर्ट्स कमेंटेटर ने बोला है। इसको लेकर वहां पे बहुत एक्साइटमेंट है कि देखो ये होता है नियति, तुमने खराब किया हमारे साथ, तुम्हारा भी ये होगा। अब उनको पता नहीं कि न्यूजीलैंड का टीम ऑलरेडी इंडिया में ही खेल रहा है, और बांग्लादेश वालों को पता है कि निपा वायरस है, और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज किसी को पता नहीं है। ये सिर्फ बांग्लादेश के जर्नलिस्ट ही सोच सकता है। बट खैर, अब अच्छा इंटरेस्टिंग एक और चीज है, उन्होंने वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम को नहीं भेजा, सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन शूटिंग टीम को भेज दिया। शूटिंग गेम्स जो होता है ना, शूटिंग स्पोर्ट्स में टीम को भेज दिया। और एक दूसरी चीज है, दे वेरी अपसेट कि भाई जर्नलिस्ट को क्यों एक्रेडिटेशन नहीं दिया जा रहा है। आईसीसी ने बांग्लादेश के जितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके एक्रेडिटेशन बंद कर दिया। बोले कि तुम्हारे अगर प्लेयर्स की सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तुम बताओ। तो वो चिल्ला रहे, क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता, हम तो फीफा के मेंबर है, हम तो फीफा में वर्ल्ड कप में कभी बांग्लादेश खेला नहीं, तो हम तो जाते हैं, हमें जाना चाहिए, हमें अधिकार है। तो इट्स अ वेरी कंफ्यूज स्टेट वहां पे। उसमें राइट नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लास्ट प्रायोरिटी फॉर ये कि एंटी इंडिया रेटोरिक इतना जोर है ना। फिर इलेक्शन इलेक्शन के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या होगा, दैट इज डिफिकल्ट टू से। अगर वो इंप्रूव करे, दैट्स देयर चॉइस। अभी वो यार्न लेने की कोशिश करेगा इजिप्ट से, ब्राजील से, दैट दे कैन डू, बट कॉस्ट वाइज इट इज वेरी वेरी बैकबोन ब्रेकिंग फॉर देम। क्योंकि ग्लोबली अगर आपको कम्पीट करना है, कॉस्ट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और जो एडवांटेज, जो प्रिविलेज इनका था एज अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो स्पेशल प्रिविलेज, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा था, that is going to go away from 2026. It has already started. So for them to sustain, it's a very big question mark. Back to you, Adi. Yeah, it's going to be very, very bad. एक और फाइनली मेरे को एक और बात करनी है. The next some time is going to be, is going to be turmoil. तो ठीक है, एंड जो क्रिकेट का चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, दीज आर ऑल डाइवर्जन्स, जस्ट टू सी किस तरह से इनका दिमाग थोड़ा सा सेपरेट रखा जाए फ्रॉम द रियलिटी. एंड जस्ट अनाउंसिंग, आई आल्सो हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद दीप हल्दर, who's a very strong expert on Bangladesh. कल मैं उसको आपके साथ रखूंगा क्योंकि I just have to finish editing that and उसको मेरे को prepare करना है. That he also said the same thing and amongst lot many more things कि भाई ये जो पूरा जो अभी इलेक्शन और ये सब होने वाला है is going to result in a lot of chaos. So business is not going to be something that Bangladesh is going to be thinking about. इनको realize होगा only जून जुलाई में जब सब थोड़ा settle in होगा, when things, the reality will start kicking in. अभी तो they are very happy eating whatever they're getting. जी बिल्कुल, बीएनपी अगर जीतता है उनके लिए भी रास्ता आसान नहीं होगा, जमात भी रास्ता आसान नहीं बनाएगा। और जो केओस अभी रख के जाएगा यूनुस, अगर वो जाता है तो उसको सैल्वेज करना आसान चीज नहीं है। क्रिकेट लेके इतना इनके देश में इंडिया एंटी इंडिया है, और ये सोच रहा है कि देखो, अच्छा क्या एक अजीब एग्जांपल दिया, आईसीसी में इंडिया का जो दबदबा मोनोपोली है, इट्स लाइक अमेरिका का जो मोनोपोली नेटो के ऊपर है,
उस तरह का है, देखो नेटो का क्या हाल है, ग्रीनलैंड लेने की कोशिश की, इसीलिए आईसीसी वाला जो है इंडिया का दबदबा मस्ट गो, और ये सब चल रहा है। सी देखो, लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूँ, ये डाइवर्शन इसलिए है क्रिकेट वाला। व्हाट इज द इशू? क्रिकेट में आपके 3 महीने पहले वो शेड्यूल बन गया था, आप 50 दिन तक चुप रहे, लास्ट 10 दिन में बोल रहे हो कि शिफ्ट करना है। ऐसा नहीं होता है ना, देयर आर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, आपको 3 महीने पहले बोलना चाहिए। यू नेवर सेड दैट। आपने कोई सिक्योरिटी रिव्यू ऑडिट टीम बनाया, भेजा, भेज के बोला कि देयर आर सिक्योरिटी चैलेंजेस, आपने कुछ नहीं किया, अचानक बोलोगे नहीं। सो दीज appear to be diversionary tactics। इनवेरिएबल आपने सही कहा, इफ मॉर्निंग शोज द डे, वायलेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन, वायलेंस आफ्टर द इलेक्शन, और क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली चैलेंजिंग। और उसमें इंडस्ट्री, एज यू राइटली मेंशन, सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, बाकी इंडस्ट्री में भी उनके रेलवेज में बहुत इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि जो सपोर्ट सिस्टम इंडिया से था वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। उनके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जितने सारे कंपनीज होता है ना, अमेरिकन, यूरोपियंस, जापानीज, उनके साउथ एशिया हेडक्वार्टर इंडिया में होता है। तो अगर कोई सेल्स एंड सर्विस भी करना था, आफ्टर सेल्स सर्विस, वो इंडिया से कोई जाता है, अब कोई जाना ही नहीं चाहता। So they have to reorient themselves completely। अगर उनको completely नाता तोड़ना है, that's their choice। But for them to have an ecosystem of their own, जिसमें वो खुद sustain कर पाए globally, वो आसान रास्ता नहीं है, but that is their choice, they have to decide। Back to you। Yep. And by the way, just by the way, I mean, if any doubts, they can ask the US Navy commander जो इस time पे चिटगांव में है। I'm sure he'll be able to help them out a little bit। सीक्रेट उनसे जो आप डिफेंस इक्विपमेंट और चीजें रख रहे हो, उनसे पूछ लो यार, वो आपको बता देंगे कपड़े कहाँ बेचने। सो नेवी का कमांडर तो है ही, एंड वहां पर आप पोर्ट डील कर रहे हो विद यूएस नेवी कमांडर, सो प्लीज आस्क हिम, ही प्रोबब्ली विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच पथिकेश भाई फॉर दैट, एंड सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर डिटेल्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।